हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संगठन के प्रकार हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको कल बताना शुरू किया था कि उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी नियोजित व्यवहार है वो औपचारिक संगठन कहलाता है। ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है। औपचारिक संगठन का मतलब मैंने आपसे कहा था कि जिसके अंतर्गत जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं उच्च अधिकारी द्वारा नियोजित व्यवहार औपचारिक संगठन कहलाता है। ये लाइन मैंने कहा था एग्जाम में आ चुकी है ना। ये लाइन एग्जाम में आ चुकी है। इसी बात को आप और क्या कह सकते हैं कि इसमें सत्ता का प्रवाह, इसमें सत्ता का प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव या पावर। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये इसकी विशेषता है ना। यही एग्जाम्स में पॉइंट बनते हैं इसी तरीके से, है ना। चलिए, तो कुछ बेसिक जानकारियां हमने देखी औपचारिक संगठन के बारे में, है ना। एक चीज और, औपचारिक संगठन का जो आप कह सकते हैं नेता होता है, नेता मतलब लीडर, है ना। इसमें जो भी लीडर होगा, है ना, लीडर या जिसको कहते हैं आप नेता, है ना, प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है। क्योंकि सारी पावर उसी के हाथ में होती हैं, इसलिए औपचारिक संगठन का जो लीडर होता है वो प्रबंधक होता है। इस तरीके के वो क्वेश्चन एग्जाम से में पूछता है, जिस तरीके की लाइन मैंने आपको लिखी है। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं भाई? कारखाना, कोई भी फैक्ट्री इसी का उदाहरण है। कोई भी आप कह सकते हैं व्यापारिक संगठन, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी का उदाहरण है। प्रशासन में हम कहें तो जैसे कि आपका सेक्रेटरियल, है ना, इसी का उदाहरण है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं फैक्ट्री या कारखाना। कारखाने जितने भी हों वो इसी के उदाहरण हैं। व्यवसायिक संगठन जितने भी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, वो इसी के उदाहरण हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ। फिर किसी भी सरकार का जो सेक्रेटरियल क्या होता है? सचिवालय, है ना, जहाँ सारे अधिकारी, मुख्य अधिकारी बैठते हैं, वो इसी का उदाहरण है, ठीक है। जिले स्तर पर आप कहें तो जिला कार्यालय, जिसे हम कलेक्ट्रेट भी कहते हैं, वो इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे और औपचारिक संगठन के ही उदाहरण है ना। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। अब सर, औपचारिक संगठन से लाभ क्या क्या है? अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसके बेनिफिट क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या हमें इसके लाभ मिलते हैं, तो उन लाभ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। सर, औपचारिक संगठन के क्या लाभ या बेनिफिट हैं? तो नंबर वन, पॉइंट टू पॉइंट में बोलता चलूंगा, हम इसको समझते भी साथ साथ चलेंगे। हिंट के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा हिंट साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
ये 4 मैंने लाभ आपके सामने लिख दिए हैं। ये चारों लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक वन बाय वन एक एक लाभ को जो हम डिस्कस करेंगे, समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला लाभ मैंने आपको लिखा है निश्चित आकार, है ना। निश्चित आकार का मतलब है कि औपचारिक संगठन में सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है कि वे अपने कार्य क्या है और क्या क्या अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आकार की जगह अधिकार कर दीजिए, निश्चित अधिकार लिखिए आप। आकार तो आप सभी को पता ही है। चलिए, तो निश्चित अधिकार पहला हमारा जो है, तो यहाँ पर सभी के अधिकार जो हैं वो निश्चित होते हैं पहले से ही कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। दूसरा आपका बेनिफिट है कि दायित्व भी सभी के तय होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन की दी है, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व से मना नहीं कर सकता। वो बाद में ये नहीं कह सकता कि सर ये मेरा फॉल्ट नहीं था या कोई भी गड़बड़ आती है तो, क्योंकि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व वहां निर्धारित है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। अगला है कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन का मतलब है कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग कार्यों का बंटवारा पहले ही कर दिया जाता है। इसका ये भी फायदा है। नियंत्रण का मतलब है कि इसमें प्रत्येक काम के लिए उसको जज करने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी या प्रबंधक होता है ना, जो उसको कंट्रोल करता रहता है। इसका मतलब इसे नियंत्रित भी किया जाता रहता है। ठीक है, तो ये औपचारिक संगठन के कुछ प्रमुख प्रमुख लाभ मैंने बताए। अब इसकी कुछ कमियां या दोष या हानियां भी हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लें। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दूसरा है आपकी कमियां या दोष, कुछ भी लिख सकते हैं आप। औपचारिक संगठन की कमियां या दोष। चलिए वन बाय वन हम इनको भी लिख लेते हैं। सबसे पहला है यांत्रिकरण। यांत्रिकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई मशीन नहीं है, और औपचारिक संगठन उसे मशीन के जैसा इस्तेमाल करता है। कैसे? क्योंकि वो आपको नियमों में निर्धारित कार्य सीमा में बांट देता है कि आपको यही करना है। अब हो सकता है कि कोई जो सेल्स मैनेजर है उसको प्रोडक्शन का भी थोड़ा नॉलेज हो, लेकिन वो काम नहीं कर सकता ना देख सकता है। उसका जो काम है वो वही करेगा। इसका मतलब उसको एक एरिया में आपने फिक्स कर दिया है कि आपको यही करना है। इसका मतलब उसकी जो रचनात्मक क्रिएटिविटी है वो वहां समाप्त हो जाती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसे एक मशीन की तरह काम करने में लगा दिया जाता है। तो यांत्रिकीकरण उसका पहला एग्जाम्पल है। नंबर सेकंड है आपका कार्य में देरी होना, है ना। डिले इन वर्क, कार्य में देरी होना। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, ऊपर से नीचे तक पूरा सीक्वेंस चलता है। इसका मतलब यहाँ टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं नहीं कमियां हैं, है ना। कुछ कमियां मैं बता रहा हूँ, कमियां हालांकि कम ही है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है कठोर नीतियां। कठोर नीतियां, है ना, हार्ड पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं उनमें कठोरता होती है, उनमें लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जो कहा गया है वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है, लोचता का अभाव होता है। चलिए, तो ये था हमारा औपचारिक संगठन। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन की। हेडिंग डालिएगा। सेकंड टाइप है आपका, दूसरा प्रकार है संगठन का अनौपचारिक संगठन। सेकंड टाइप है अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन।
अब सबसे पहला प्रश्न यही कि अनौपचारिक संगठन है क्या? तो अनौपचारिक संगठन ऐसा संगठन जिसकी कोई लिखित नियमावली ना हो, है ना। ऐसा संगठन जिसके कोई लिखित नियम ना हो, जिसमें कोई लिखित कार्यों का विभाजन ना हो, जिसमें व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के अधिकार और दायित्वों का बंटवारा ना हुआ हो। मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो जो कुछ था वो यहाँ सारा का सारा मिसिंग हो। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कई बार कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आप देखते होंगे मित्र मंडलियां, है ना। मित्र मंडली क्या होती है भाई, बहुत सारे लोग मिलके एक फैंस क्लब बना लिया। वो फैन क्लब में भाई उनका कोई एक लीडर होगा, जिसे आप नेता कहेंगे, ठीक है। बाकी सारे उसके अंडर में होंगे, लेकिन उनकी कोई नियमावली तय नहीं होती। जैसे आप 10 दोस्तों का एक ग्रुप है, तो उसका कोई क्या लिखित विधान है, कुछ नियम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे इस तरीके की चीजें कहलाती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या अनौपचारिक संगठन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि खेलने के लिए जो आप कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट क्लब, आप लोगों ने कुछ मिलके 10-20 लोग मिलके एक क्रिकेट के लिए आप लोगों ने एक टीम बना ली स्वयं की, वो क्या है? अनौपचारिक संगठन है, ठीक है। क्लब जो होते हैं, सोशल नेटवर्क होते हैं, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये सारे क्या है? अनौपचारिक संगठन का ही प्रकार है। ऐसे संगठन जहां व्यक्ति तो होते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन कोई लिखित नियम, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व ये सब कुछ नहीं होते, ठीक है। इनकी स्थापना स्वतः हो जाती है, कोई इनको बनाता नहीं है। मतलब किसी भी व्यवस्थित तरीके से इनका जो है फॉर्मेशन नहीं किया जाता। इनकी साइज या आकार छोटा होता है, ठीक है। इनमें एक दूसरे व्यक्ति आपस में एक दूसरे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पर्सनल एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा जितनी भी मैंने विशेषताएं आपको सुना दी, सारा का सारा अनौपचारिक संगठन का ही उदाहरण है। अब थोड़ा सा इसको समर्पित कर ले। अनौपचारिक संगठन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। औपचारिक संगठन से एक या दो ही क्वेश्चन बने हैं, अनौपचारिक संगठन से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इसकी डेफिनेशन वाले पार्ट से ही आ चुके हैं, या इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट से ही पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो वन बाय वन मैं वही लिखूंगा जो अनौपचारिक संगठन के क्वेश्चन रहे हैं या हो सकते हैं। पर सबसे पहले इसके बारे में एक लाइन हम लिख लें। लिखिएगा, अनौपचारिक संगठन का कोई अनौपचारिक संगठन का कोई, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलते हैं। अनौपचारिक संगठन का कोई, अब इसी की सब कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। यही एग्जाम पे हम पूछ लेते हैं। अनौपचारिक संगठन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसलिए ना तो ये क्रियात्मक है ना संभागीय है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको दो प्रकार के संगठन स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, है ना, कार्यात्मक या क्रियाशील, और प्रभागी या संभागी, दोनों में नहीं आता, ठीक है। अनौपचारिक संगठन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, ठीक है। पूछ लेगा अनौपचारिक संगठन का ढांचा होता है निश्चित, अनिश्चित, स्थिर, कुछ भी लिखवा सकता है। तो भाई ये इसका कोई ढांचा निश्चित नहीं होता, अनिश्चितताएं हैं, कैसा भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। चलिए, पॉइंट बाई पॉइंट हम लिखते चलते हैं। अनौपचारिक संगठन का ढांचा अनिश्चित होता है। आगे लिखेगा, ऐसे संगठन ऐसे संगठन आपसी ऐसे संगठन आपसी संपर्कों, कॉमा व्यवहारों, संपर्कों, कॉमा व्यवहारों, कॉमा व्यक्तिगत कारणों से
विकसित होते हैं। मतलब इनका जो स्थापना है वो किस कारणों से होती है? आपसी संपर्क। हम 10 लोग आपस में किसी पार्टी शादी में मिल गए, हमने अपना एक ग्रुप बना लिया, ये लीजिए हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन की स्थापना होगी। व्यवहार भी हो सकते हैं, आस पड़ोस भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारणों से आप किसी को जानते हैं तो भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनका कोई ठोस नियम, इनका कोई ठोस नियम कॉमा कानून, ठोस नियम कॉमा कानून कॉमा दायित्व नहीं होते। मतलब इनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको यही करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके लीडर को, अब जो इनको लीड कर रहा है सबको, जिसने ग्रुप क्रिएट किया है, इनके लीडर को नेता कहा जाता है। पॉलिटिक्स से, है ना, इनके लीडर को नेता कहा जाता है। ठीक है, इनके लीडर को नेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो लेबर इंस्पेक्टर में था, ठीक है, जिसको थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट की थोड़ा सा कोर का इस्तेमाल हुआ है इस लाइन में जो उसने पूछा था। पहले लाइन लिख लेते हैं, अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक संगठन में, ये आ चुका है एग्जाम में, अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण, अभी क्या है सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा लिख बस ले आप। अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण अंगूरी लता के रूप में भविष्य काल के लिए नियोजित होता है, भविष्य काल के लिए नियोजित होता है। यह इंपॉर्टेंट है, अंगूरी लता क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, और उससे पहले संप्रेषण ही क्या है। अनौपचारिक संगठन तो आप पढ़ चुके हैं भाई, इसमें जितने भी चीज इस्तेमाल हुई इसमें से 2 शब्द नए हैं, संप्रेषण और अंगूरी लता। इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। संप्रेषण का मतलब होता है संवाद, बातचीत। ठीक है, अब संप्रेषण भी 2 तरीके का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब आप किसी को प्रॉपर विधिवत कोई लेटर लिखते हैं, मेल करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखित स्वरूप में प्रदान करते हैं, औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अनौपचारिक का मतलब है कि आपने किसी को किसी के माध्यम से, आपने इशारों में खबर दे दिया, आपने बोल दिया, अनौपचारिक संप्रेषण है। तो आप सभी को पता है कि जब अनौपचारिक संगठन ही है, यहाँ कुछ नियम लिखित, कुछ विधान नहीं है, जब इसका इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो संप्रेषण होगा, बातचीत होगी, वो भी अनौपचारिक होगी। उसका भी कुछ लिखित तरीका नहीं होगा कि आप किससे किस लहजे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण होगा अंगूरी लता के रूप में। अभी अंगूरी लता क्या है सर? आप सभी ने अंगूर देखे होंगे मार्केट में, देखे होंगे और खरीदे भी होंगे। अंगूर जब आप लेने जाते हैं, आपको पता है कि वो गुच्छे में होते हैं, होते हैं नहीं होते, एक दूसरे से टच होते हैं बिल्कुल सारे के सारे। इसका मतलब उससे उसी के कॉन्सेप्ट पर बना है अंगूरी लता का कॉन्सेप्ट। अंगूरी लता का मतलब है कि सारे के सारे व्यक्ति एकदम टच में होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ ना कोई किसी से बहुत अधिक बड़ा है ना छोटा है, मतलब आपस में सभी का एक दूसरे से संबंध है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को पर्सनली जान रहा है। ठीक है,
तो अनौपचारिक संगठन में जो अनौपचारिक संप्रेषण है वो अंगुरी लता मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आपने किसी दोस्त की बात कही, उसको मत बताना, लेकिन वो सामने वाला उसको बता ही देगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से सारे आपस में टच है। तो ये अनौपचारिक संगठन है और उसमें अंगुरी लता का कॉन्सेप्ट ये है। तो ये कह रहा है कि अनौपचारिक जो संगठन होते हैं उनमें जो बातचीत होती है वो एक दूसरे से टच होके होती चलती रहती है, भविष्य काल तक ये या भविष्य काल के लिए नियोजित रहता, मतलब ऐसा चलता रहता है। ये बात वो एग्जाम में पूछ चुका है। ये जो मैंने आपको लिखा है वो पूछा ये था कि कैसे बातचीत होती है। तो अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण और अंगुली लता, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या है ये अंगुली लता। चलिए आगे बढ़े, लिखें अगली बात। एक अगला पॉइंट एग्जाम में आया हुआ, यहाँ पदानुक्रम, यहाँ पदानुक्रम या निश्चित संरचना नहीं होती। अभी पदानुक्रम क्या है? पदानुक्रम का मतलब है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, रैंकिंग नहीं होती। मैंने आपसे अभी कहा कि यहाँ कोई रैंकिंग नहीं होती, सब एक दूसरे से टच होते, अंगुली लता यही तो है ना। तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर होता है ना ही कोई किसी की रैंक होती है। तो सर यहाँ एक दूसरे से संबंध कैसे होते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं एक दूसरे से। अगला लाइन जो एग्जाम में आ चुकी है, यहाँ सदस्यों के मध्य एक सामाजिक संबंधों का सामाजिक संबंधों का आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तंत्र है। मनोवैज्ञानिक तंत्र है मतलब यहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कैसा रिलेशन है, ये साइकोलॉजिकल रिलेशन सभी का एस्टेब्लिश है। ठीक है, ये कहने की कोशिश है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं मैं आपको लिखा रहा हूं, यही विशेषताएं हैं इसकी, यही आप कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। अब आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठनों का जो निर्माण है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है या रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर किया जाता है या पारस्परिक संबंधों से भी हो सकता है। ठीक है, इसका निर्माण, अगली लाइन है आपका, इसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं इसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं इसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं कमा रीति रिवाजों। अब जिनकी व्यक्तिगत आवश्यकता एक दूसरे से मिलती हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का काम है पॉलिसी बेचना, उनकी आवश्यकता एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे की जरूरत होती है, वो आपस में क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। कॉमा रीति रिवाज, अब जिन व्यक्तियों की, जैसे एक समाज आप देखते हैं जिनके रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, उनका एक समूह होता है ना। तो रीति रिवाज यदि एक दूसरे से मिलते हैं तो भी उनमें ये स्थापना हो सकती है ना। रीति रिवाज और पारस्परिक संबंध या व्यक्तिगत संबंध तो हम लिख ही चुके हैं, एक बार और लिख लीजिए, पारस्परिक संबंध से होता है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस संगठन का निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अब आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई व्यक्तिगत आवश्यकता हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे पारस्परिक संबंध हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो,
सब कुछ अनौपचारिक संगठन में ही संभव है। ठीक है, अब ये अनौपचारिक संगठन बिल्कुल औपचारिक संगठन का उल्टा है। भाई औपचारिक संगठन में जो सत्ता का प्रवाह या पावर होता है वो ऊपर से नीचे होता है, या नीचे से ऊपर, उल्टा चलेगा, है ना। तो लिखना यहाँ सत्ता का प्रवाह या प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर, उल्टा है भाई, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, अपोजिट डायरेक्शन है सब कुछ। जितना भी मैंने आपको लिखा दिया है, हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, अब इसके मुझे लगता नहीं है कि लाभ आपको तकलीफ देंगे, पर फिर भी हम इसके कुछ बेनिफिट्स या लाभ लिख सकते हैं भाई, इसके क्या क्या बेनिफिट या लाभ हो सकते हैं। तो वन लाइनर ही लिखेंगे, हमको एक्सप्लेन कोई करके पूछेगा नहीं। अनौपचारिक संगठन के बेनिफिट्स या लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जरा इनको लिख लो। नंबर 1 हो सकता है प्रबंधकीय क्षमताओं में, प्रबंधकीय क्षमताओं में अंतरालों को भरना, अंतरालों को भरना, प्रबंधकीय क्षमताओं में अंतरालों को भरना। इसका मतलब क्या है, यदि एक प्रबंधक नियोजन में कमजोर है, मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसकी प्लानिंग ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसके अधीनस्थ मतलब उसके अधीन में यदि कोई काम व्यक्ति कर रहा है, उसका जो कर्मचारी उस मैनेजर के अंडर में काम करता है, तो वो अनौपचारिक रूप से, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन सर आप ऐसा करिए कि इस तरीके से काम कर लीजिए, मतलब उसकी किसी परिस्थिति स्थिति में सहायता कर सकता है ना। तो ये कौन सा संगठन हो गया, अनौपचारिक संगठन ही हो गया। इसका मतलब यदि मैनेजर का और उसके जो अंडर में जो आप कह सकते हैं कि कोई और छोटे पद पर जो व्यक्ति है मैनेजर से नीचे, सुपरवाइजर है, तो वो सुपरवाइजर जो है अपने मैनेजर की हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब यदि प्रबंधकीय क्षमताओं में कोई डिफरेंस है या प्रबंधन और ग्राउंड लेवल के बीच में कोई कड़ी नहीं रहेगी, तो उनके बीच का जो बातचीत है वो कैसे पूरा होगा, है ना। सिर्फ एक दूसरे से ऑर्डर रिसीव करते रहेंगे तो उनके बीच संबंधों की स्थापना नहीं होगी, एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये अनौपचारिक संगठन उस गैप को भरने का काम करता है, यही वो कह रहा है। तो मान लीजिए कहीं आप फंस गए, बड़ा जो लीडर है वो कहीं उलझ गया, तो उसके सबॉर्डिनेट्स या उसके कर्मचारी या उसके अधीनस्थ उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक संगठन का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय का मतलब क्या है, समन्वय जो है विभिन्न प्रकार के आप लोगों को सूचना एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकती है, आसानी से काम करने में आपको सुगमता होगी। ठीक है, ये समन्वय है। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि भाई प्रबंधक और उसके सभी कर्मचारियों में क्या हो जाए, अच्छे संबंधों की स्थापना हो जाए। तो अच्छे संबंध भी बन जाते हैं अनौपचारिक संगठन से। ठीक है, आप कह सकते हैं अगला बेनिफिट क्या हो सकता है, भावी कर्मचारियों का विकास। भावी मतलब भविष्य के, भावी कर्मचारियों का विकास। सर ये कैसे पॉसिबल है अनौपचारिक संगठन से, भाई जो यदि आप देखते हैं कि अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति जो है वो अपने बड़े अधिकारी से और बड़ा अधिकारी अपने निचले कर्मचारी से टच में बेहतर तरीके से रहता है। इससे क्या होता है कि वे एक दूसरे के कामों को समझने लगते हैं, और जो निचले स्तर पर कर्मचारी काम कर रहा है भविष्य में उसी को तो प्रमोट या प्रमोशन होकर उस पद पर आना है। तो इससे उनके बीच में जो भविष्य का कर्मचारी है वो काम को ठीक से समझ पाता है
अगर उनके बीच ऐसा संबंध होता है। अदरवाइज मैनेजर अपने निचले कर्मचारियों को अपनी भूमिका या अपना काम ठीक से नहीं समझा पाएगा, तो जब वो उस पद से रिटायर होगा या छोड़ेगा तो अगला व्यक्ति उसको उस पद पर आने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका अनौपचारिक संगठन की क्या देखी हमने यहाँ पर, विशेषताएं या लाभ, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमने यहाँ पर हमारे प्रकारों में से 2 प्रकार देख लिए। चर्चा करते हैं मेन थर्ड की। तीसरे प्रकार का संगठन, औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया। अगला संगठन लिखिएगा आप। नेक्स्ट जो है हमारा, अगले संगठन पर हम आते हैं। लिखिएगा मैट्रिक्स संगठन। अगला संगठन है आपका। मुख्य रूप से आप संगठन के प्रकार देखेंगे तो 2 ही मिलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन कई बार कुछ अन्य प्रकार के संगठन भी पूछ लिए जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैनेजमेंट में बहुत सारे जो है बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके के विद्वानों ने अपने अपने संगठनों की जो है रचना की है। एग्जामिनर कई बार एग्जाम में उनको भी पूछ लेता है, जिनमें से एक है मैट्रिक्स संगठन। लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक बार आ चुका है मैट्रिक्स संगठन। ठीक है, अब मैट्रिक्स संगठन क्या है तो समझिएगा, विभिन्न कार्यात्मक जो विभाग होंगे आपके, अब मैंने कार्यात्मक या क्रियाशील संगठन आपको पढ़ाया है ना, बड़े बड़े विभागों में बांट देना। ठीक है, कार्यों को बड़े बड़े विभागों में बांट देना अलग अलग। तो विभिन्न जो आपके कार्यात्मक विभाग होंगे, उनमें जो विशेषज्ञों को एक संगठन में आपने परिवर्तित कर दिया। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम को करने वाले व्यक्तियों के पास अलग अलग काम का एक्सपीरियंस होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, विशेषज्ञ होंगे। तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो स्पेशल हो गया है ना, मान लीजिए कि आपने, उदाहरण से ही समझ में आएगा, मान लीजिए कि आप एक डैम का निर्माण कर रहे हैं। आप एक कंपनी में काम करते हैं जो कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाती है, डैम बनाती है। अब उस डैम बनाने वाली कंपनी में भाई इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी होगा, मैकेनिकल इंजीनियर भी काम करते होंगे स्पेशल, है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियर भी होंगे। इस तरीके से भाई उसके अकाउंट करने के लिए अकाउंट मैनेजर्स भी होंगे। तो इस तरीके से जो अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, विशेषज्ञ हैं, यदि आप उनको एक टीम का गठन करके और एक अलग काम और एक्स्ट्रा सौंप दोगे, ये तो चल ही रहा है, एक से ज्यादा योजनाएं आपने उनको सौंप दी। मतलब इस साइड पर भी हम डैम बना रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगले डिस्ट्रिक्ट जिले में भी डैम बना रहे हैं, तो ये भी देखना है और वो भी देखना है। इसका मतलब क्या कि आपने एक काम के लिए नहीं, एक ही व्यक्ति को अलग अलग स्पेशल लोगों को अलग अलग काम के पर्पस से रख लिया आपने। ये कहलाता है मैट्रिक्स संगठन। मतलब एक से अधिक योजनाओं परियोजनाओं को सौंप दिया जाए या उनकी लीडरशिप इन विशेषज्ञों को सौंप दी जाए जो अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ, अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ हैं। ऐसा संगठन मैट्रिक्स संगठन कहलाता है। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये जनरली ये संगठन कहाँ में देखने को मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके काम इस देश के बाहर और ना जाने कहाँ कहाँ चलते रहते हैं। तो उनको जरूरत होती है कि वो ऐसे स्पेशल लोगों को रखें जो ये काम भी देखे, जरूरत पड़े तो वो काम भी देखे, और तीसरा काम मिल गया तो वहां भी उसी को भेज दिया, ताकि सैलरी एक बार लगे, काम बहुत सारे करवा सके। समझ गए होंगे आप। ये संगठन कहलाता है मैट्रिक्स संगठन। लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में था। चलिए लिख लें, 2 लाइन समर्पित कर लें इसको। अब जो मैंने आपको बोला है उसी को हम जो व्यवस्थित तरीके से लिख लें। अब व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो लिखिएगा विभिन्न कार्यात्मक विभागों से, विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को, स्पेशल पर्सन है जो अलग अलग फील्ड के, वही विशेषज्ञ कहलाते हैं। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को
एक संगठन द्वारा एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों की और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। मैंने आपसे कहा था हो सकता है वो एक परियोजना पर काम कराए या कई सारी परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। यही कहलाता है आपका क्या, मैट्रिक्स संगठन। विभिन्न कार्यात्मक विभाग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंटों से उनके जो स्पेशल पर्सन होंगे, विशेषज्ञ होंगे, जिनको उसमें महारत हासिल है, उनका एक आप संगठन बनाएंगे, संगठन तैयार किया जाता है और उनको परियोजना प्रबंधकों के मतलब जो अलग अलग परियोजना चल रहे हैं उनके मैनेजर भी अलग अलग होते हैं, उनके नेतृत्व में सौंप दिया जाता है। उस मैनेजर से कह दिया देखो मैं तुमको सारे विभागों के एक एक स्पेशल पर्सन दे रहा हूँ, अब इनको तुम लीड करो। तो लीड करना मतलब नेतृत्व करना, प्रबंधक को कह दिया अब इनको लीड करो। फिर वो प्रबंधक चाहे तो उनको एक योजना में, एक से ज्यादा योजना में उनको सौंप सकता है कि भाई हमारी 10 साइट चल रही है, 10 जगह हमने रोड का टेंडर लेके रखा है, ठीक है, अब आपको यहाँ जाके देखना है, ये ब्रिज आपको बनवाना है, डैम आपको बनवाना है, इस तरीके से काम करवाया जाता है। ये संगठन मैट्रिक्स संगठन कहलाता है, ठीक है, स्पेशल व्यक्तियों का एक संगठन आप कह सकते हैं। चलिए, तो कुछ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, संगठनों के प्रकार हमने देखे यहाँ पर। तो मैट्रिक संगठन भी एक तरीके से है तो औपचारिक संगठन का ही प्रकार है ना, आएगा उसी के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई प्रबंधक है, उसके नेतृत्व में छोटे व्यक्तियों को काम करना है, मतलब उनका लीडर है, लीडर प्रबंधक कहलाता है, इसका मतलब संगठन औपचारिक हो गया, ठीक है। पर मैंने आपसे कहा कि ये सब इन्हीं के हिस्से हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, एक और होता है समिति संगठन भी कहते हैं भाई, इसको भी चाहो तो लिख लो भाई। तीसरा था ना हमारा लास्ट, बहुत प्रकार, तो मैंने आपसे कहा कई प्रकार विद्वानों ने अपने अपने प्रकार बना दिए है ना। तीसरा लिखा था हमने मैट्रिक संगठन, अगला लिखिएगा आप, एक और लिख लेते हैं, नंबर 4 पर लिखिएगा समिति संगठन। समिति, सॉरी, समिति संगठन। अब समिति संगठन क्या है कि आपने देखा होगा लोग सोसाइटी बनाते हैं या समितियों का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये बात मेरी वो लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उनको मैं एग्जांपल दूंगा एक, कौन, जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में कृषि या कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, उनको पता है कि फसलें, कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें आप गवर्नमेंट को सेल करते हैं, सरकार को बेचते हैं, तो सरकार उन फसलों को डायरेक्ट नहीं खरीदती, वो व्यक्तियों से कहती है कि आप लोग एक समिति या सोसाइटी का निर्माण कर लें, और वो सोसाइटी के माध्यम से व्यक्तियों से उन फसलों का क्रय करती है। इसका मतलब वो समिति या सोसाइटी पहले उसको किसानों से लेगी, वो उसको फीड करेगी, किसान का अनाज जो है अपने नए बारदाने या जो है उनका जो भी सेटअप होगा उसमें स्टेब्लिश करके रखेगी, फिर वो किसान की जो है इंफॉर्मेशन सरकार को देगी, सरकार उसके अकाउंट में पेमेंट डालेगी। इसका मतलब क्या है, समितियां हैं। कुछ बहुत सारे लोग मिलके एक डेयरी फार्म का निर्माण कर लेते हैं, है ना, जैसे सांची जो है
वो एक सोसाइटी के ही रूप में स्टेब्लिश हुआ था। सांची का जो दूध है वैसे ही एक मिल्क जो है एक सोसाइटी के स्वरूप में ही स्टेब्लिश हुआ। सेमी गवर्नमेंट है, व्यक्तियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का भी इन्वॉल्व इसमें, है ना। इस तरीके से जब एक जैसा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग आपस में मिल जाएं, आपने में से शायद बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा, वो भी एक तरीके का समिति ही होता है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना अपना पैसा उस बैंक में डाल दिया, अब जिसको जरूरत होती है उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया, है ना। स्व सहायता समूह, है ना, ये सारी समितियों के ही एक तरीके से उदाहरण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो समिति संगठन क्या कहलाता है, यहाँ कोई स्पेशलाइज नहीं होता। मैट्रिक्स में और समिति में एक ही अंतर है। ठीक है, वहाँ स्पेशल लोगों का एक ग्रुप बनता है, वो ऑर्गेनाइज संगठन का उदाहरण ये भी है, लेकिन यहाँ उद्देश्य एक जैसा होगा, वो सारे लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, तो इसे समूह संगठन या समिति संगठन कहा जाता है। ठीक है, 2 लाइन इसको समर्पित कर देते हैं। लिखिएगा, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मैं बोल रहा हूं आपको नोट करना है, मैं नोट नहीं करवा रहा हूं, लिखिएगा फटाफट। एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना, सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना, एक जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना समूह संगठन या समिति संगठन कहलाता है। मिलकर प्रयास करना समूह संगठन या समिति संगठन कहलाता है। समूह संगठन या समिति संगठन कहलाता है। समूह संगठन या समिति संगठन कहलाता है। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। संगठन के आधारों से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगली हेडिंग लिखिएगा, संगठन के आधार। किस किस आधार पर संगठनों का निर्माण हो सकता है, अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कोई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। अब एग्जाम में जो जो आ चुके हैं, आ सकते हैं, हमें वो सब लिखना पड़ेगा। तो संगठन के आधार मतलब किस किस बेस पर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है या हो सकता है या होता है, वो हमें यहाँ देखना है। तो संगठन के आधारों के बारे में लिखते हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ नोट करेंगे। चलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख लें, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, यूनानी विचारक थे जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, यूनानी विचारक अरस्तु, है ना। यूनानी विचारक अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने ऐसा लिखी, यूनानी विचारक अरस्तु ने, यूनानी विचारक अरस्तु अब यूनानी विचारक अरस्तु ने जो है 2 विचार अपने बताए थे, या 2 मुख्य प्रकार के संगठन बतलाए थे, वो क्या क्या होते हैं हम उनको भी लिख लेते हैं। नंबर 1 था मनुष्य या श्रेणियों के अनुसार कार्य का विभाजन। भाई संगठन क्यों बनाया जाता है, इनका क्या कहना था कि मनुष्य या श्रेणियों के अनुसार, श्रेणियों के अनुसार कार्य का विभाजन। मनुष्य श्रेणियों के अनुसार यदि आप काम को बांट दें कि कौन मनुष्य या उसकी क्या कैटेगरी है, उसके हिसाब से क्या काम कर सकता है, तो इस कारण से भी संगठन का निर्माण होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है।
दूसरा इन्होंने कहा था कि सेवा के अनुसार, मतलब कार्य के अनुसार भी विभाजन हो सकता है और सेवा के अनुसार भी कार्य विभाजन हो सकता है। इन्होंने दो तरीके बताए थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से, कि भाई मनुष्य की श्रेणियों के अनुसार कार्य का विभाजन हो सकता है या सेवा के अनुसार कार्य का विभाजन हो सकता है। पहला विचार था। चलिए, दूसरा विचार सरकारी था, लेकिन कब, ये बहुत पुरानी बात, जब आजादी से पहले वाली। तो आप लिखिएगा सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र संबंधी, सरकारी तंत्र संबंधी 1918 में गठित, 1918 में एक समिति बनी थी, है ना, गवर्नमेंट की ओर से। उसका नाम क्या था? गठित हॉल्डेन, हॉल्डेन समिति के, हॉल्डेन, हॉल्डेन समिति के, हॉल्डेन समिति के, हॉल्डेन समिति के अनुसार, हॉल्डेन समिति के अनुसार, हॉल्डेन समिति के अनुसार, चलिए, हॉल्डेन समिति के अनुसार क्या क्या यहाँ पर विचार थे, देखिएगा। इन्होंने भी दो विचार ही प्रस्तुत किए थे। नंबर 1 था संबंधित लोगों का वर्ग के अनुसार वितरण, देखिएगा। संबंधित लोगों तथा वर्गों के अनुसार वितरण, संबंधित लोगों तथा वर्गों के अनुसार वितरण। नंबर दूसरा था संपन्न की जाने वाली सेवाओं के अनुसार वितरण। अब बात वही है, देखो, संबंधित लोग वहां मनुष्य की श्रेणियां, है ना, बात एक ही है, बस इन्होंने कुछ नहीं किया, नाम बदल के लिख दिया है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने भी दो बताए थे, संपन्न की जाने वाली सेवाओं के अनुसार वितरण। तब इन्होंने अरस्तु को ही फॉलो किया है, कुछ नहीं किया, उनके विचार कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हमें इन दोनों का से ज्यादा तीसरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इन दो से ज्यादा संगठन क्यों बनाया जाता है या किस कैटेगरी के कारण बनाया जाता है, संगठन का बेस या आधार क्या है, उसका इंपॉर्टेंस है तीसरे व्यक्ति से, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखाई थी स्टार्टिंग में। उनका नाम है लूथर गुलिक। इनका इंपॉर्टेंट है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अनुसार चार आधार हैं, मतलब संगठन के चार मुख्य आधार हैं जिनके कारण से संगठन हो सकता है भाई, ठीक है। लूथर गुलिक ने संगठन के चार आधार माने हैं। अब वो चार कौन कौन है, पहले तो नाम लिख लें, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप भूले ना, ताकि और इसका मतलब आपको क्लियर रहे। चलिए, नंबर 1 इनके हिसाब से आधार होता है प्रयोजन, ठीक है। आप स्पेस छोड़ना इनको लिखने के बाद, एक एक दो दो लाइन, ताकि जो मैं आपको समझाऊं उसका सारांश, उसको शॉर्ट करके आप यहाँ लिख सकेंगे प्रयोजन का मतलब क्या है, या इनके हिसाब से प्रयोजन का मतलब क्या था। यहाँ प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस, ठीक है, पहला। नंबर 2 होता है प्रक्रिया,
इन्होंने बताया प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। नंबर थर्ड होता है इनके हिसाब से व्यक्ति, जिसे आप और हम कहते हैं पर्सन। और नंबर लास्ट या फोर्थ जो इनके हिसाब से होता है वो है क्षेत्र, जिसे हम और आप कहते हैं प्लेस। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत को 4P के नाम से जानते हैं। 4P, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि 4P का सिद्धांत किसने दिया? 4P वाला सिद्धांत किसका है? सर लूथर बुलिक का है। या दूसरा क्वेश्चन कि इनके सिद्धांत में इन चार में से कौन सा नहीं है? कोई एक उसने नया दे दिया, तो ये चार याद होना चाहिए कि कौन कौन है। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र, चार चीजें महत्वपूर्ण। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। भाई प्रयोजन का मतलब क्या है? प्रयोजन का आशय या मतलब होता है अंतिम लक्ष्य से, जिसके लिए किसी संगठन की आप स्थापना कर रहे हैं, उसका फाइनल ऑब्जेक्ट, अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, वो आपका प्रयोजन कहलाता है। प्रयोजन के बाजू में लिख लेना भैया अंतिम लक्ष्य, जिसके लिए स्थापना की जा रही है संगठन की, उसका फाइनल ऑब्जेक्ट, अंतिम लक्ष्य क्या है ना। जैसे भाई गवर्नमेंट जब अलग अलग विभाग बनाती है, संगठन बनाती है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, और सबका अपना अपना अंतिम लक्ष्य होता है कि हमको क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है। पहला काम है पर्पस, प्रयोजन, जिसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रक्रिया का मतलब होता है विशेष तरह से कार्य को करने की तकनीक। प्रक्रिया का मतलब क्या है? विशेष तरीके से, साधारण नहीं, विशेष तरीके से कार्य को करने की तकनीक क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब विशेष तरीके से कार्य को करने की तकनीक प्रक्रिया कहलाती है। इसका मतलब कि भाई एक ही विभाग में जितने व्यक्ति काम करते हैं वो उसी को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, उनकी जो है कुशलता उसी कार्य पर होती है। आप एक दूसरे को दूसरा काम नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर प्रक्रिया ऐसी होती है कि भाई जहाँ समन्वय की भावना ना हो, वहां अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम ही कराना पड़ता है। कैसे सर, कैसी प्रक्रिया? प्रक्रिया का पहले एक लाइन लिख लेना, विशेष तरह से कार्य करने की तकनीक। ठीक है, पहली लाइन लिख लें, विशेष तरीके से कार्य करने की तकनीक। या आप कह सकते हैं कि एक ही तरीके का कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक ही विभाग में रखना। एक ही तरीके का कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक ही विभाग में रखना। अब सर इससे फायदा क्या होगा? यदि एक जैसा काम करने वाले एक ही विभाग में रहेंगे तो खर्च आपका कम होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना, मान लीजिए डॉक्टर से आप इंजीनियर का काम नहीं करा सकते, और इंजीनियर से डॉक्टर का काम नहीं करा सकते। एडवोकेट से आप जो है आप कह सकते हैं एडवोकेट से आप जो है मेडिकल का काम नहीं करवा सकते। सबके अलग अलग काम है, सब अलग अलग पर्पस से बने हुए हैं। तो प्रक्रिया क्या है? विशेष तरीके से कार्य तभी होगा जब उसी कार्य को करने वाला एक्सपर्ट उसी काम में लगा रहेगा, कोई अन्य न हो। ठीक है, ये है प्रक्रिया। अगला है व्यक्ति, पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है भाई? किसी विशेष व्यक्ति या समूह के कल्याण के लिए सेवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया संगठन। मतलब संगठन का भाई इस आधार पर भी संगठन का निर्माण हो सकता है। पहला आधार मैंने बताया पर्पस के, भाई हो सकता है प्रक्रिया कैसी है, इस कारण से आपने वो संगठन बनाया। सॉरी, प्रयोजन आपका क्या है, इस कारण आपने संगठन बनाया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, भाई गवर्नमेंट रेल मंत्रालय अलग बनाती, विदेश मंत्रालय अलग, क्योंकि सबका पर्पस अलग अलग है। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में काम करेगा, वो विदेश मंत्रालय थोड़ी देखेगा। प्रयोजन अलग है। प्रक्रिया का मतलब क्या हो सकता है कि भाई कोई एक ही तरीके की टेक्निक जानता है, उसको अलग डिपार्टमेंट में रखो, तो संगठन का निर्माण आपका हो सकता है अलग तरीके से। व्यक्ति का मतलब क्या है कि भाई व्यक्तियों को ध्यान में रखकर यदि संगठन का निर्माण किया गया, जैसे भाई श्रम विभाग, लेबरों को ध्यान में रख कर ही निर्माण किया गया। हरिजन कल्याण विभाग, है ना, मानव संसाधन या महिला संरक्षण विभाग, महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रख के किया गया।
ये क्या है, व्यक्ति के रूप को ध्यान में रख के किया जाए संगठन का निर्माण, तो व्यक्तिगत भी हो सकता है। प्लेस या क्षेत्र के आधार पर आखिरी बचा हुआ है कि भाई भारत में जो है क्षेत्रों के आधार पर भी संगठन होता है। जैसे आप प्रदेश स्तर पर देखेंगे तो सचिवालय, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कलेक्ट्रेट जिसे हम कहते हैं जिला प्रशासन, और तहसील या ब्लॉक लेवल पर देखेंगे तो आपको एसडीएम और तहसीलदार देखने को मिलेगा। क्या है, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग तरीके का संगठन या एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा। तो संगठन के आधार इनके हिसाब से लूथर गुलिक ने 4 बताए कि 4 कारणों से अलग अलग तरीके के संगठन तुम बना सकते हो। इनके सिद्धांत को 4P कहा जाता है, भूलना मत। चलिए बड़े आगे, किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़े हम। चलिए अब लिखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ही लिखा रहा हूं मैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में इसमें से कुछ क्वेश्चन थे जिसे हम कहते हैं संगठन उपागम। संगठन उपागम का मतलब है कि सिद्धांत किसने क्या क्या दिए हैं, किस तरीके के सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन को लेके अलग अलग, आप कह सकते हैं प्रबंध शास्त्रियों के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, वो संगठन उपागम है। ठीक है, तो हम इसको 2 कॉलम में बांट लेते हैं। एक तरफ हम लिख सकते हैं उपागम या सिद्धांत, उपागम कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं, और दूसरी तरफ आप लिखिएगा व्यक्ति, किस व्यक्ति ने ये सिद्धांत दिया है, उसको देने वाला कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 1 बाय 1 हम लिखते चलेंगे। सबसे पहला उपागम है शास्त्रीय उपागम, पढ़ा चुका हूं, अभी बताया था शास्त्रीय उपागम। किसके, संगठन का शास्त्रीय उपागम है ना। संगठन का शास्त्रीय उपागम जिसने दिया, उनकी नाम अभी हमने देखा, लूथर गुलिक। अकेले नहीं थे हालांकि ये, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, ये नाम है, लिंडल उर्विक, 2 व्यक्ति। अगला आप, मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूं फिर भी लिख लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, आप जानते हैं कौन है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। नौकरशाही उपागम, अगला है नौकरशाही उपागम, एग्जाम में आते हैं, इस थ्योरी को किसने दिया। अगला इसका नाम है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। नौकरशाही उपागम जो जिन्होंने दिया था उनका नाम है मैक्स वेबर। कुछ जो इंपॉर्टेंट है इनमें से उपागमों में से जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं, उनको मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं इनके नाम लिखा रहा हूं। मानवीय मानवीय संबंधनात्मक संबंधात्मक उपागम, इसको देने वाले थे एल्टन मेयो, एल्टन मेयो, एल्टन मेयो ने दिया था मानवीय संबंधनात्मक उपागम। अगला लिखेगा
व्यवस्थावादी उपागम। व्यवस्थावादी उपागम। व्यवस्थावादी उपागम देने वाले का नाम लिखेगा चेस्टर बर्नार्ड। अगला लिखेगा व्यवहारवादी उपागम। व्यवस्थावादी अलग था, व्यवहार इसको देने वाले का नाम लिखेगा हर्बर्ट साइमन। अगला लिखेगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। इसको देने वाले का नाम था डगलस। डगलस, दो व्यक्ति थे, डगलस मैग्रेगर। डगलस मैग्रेगर और इस साथी का नाम भी लिखेगा और अब्राहम और अब्राहम मैस्लो और अब्राहम मैस्लो और अब्राहम मैस्लो। अगला लिखिएगा, अंतिम एक और लिख लीजिएगा, संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास उपागम। इसको देने वाले का नाम नहीं है, ये तकनीक पर आधारित है, इसका नाम लिखिएगा। कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है? नियोजित नियोजित परिवर्तन। नियोजित परिवर्तन की एक तकनीक कहा जाता है इसको। अभी और भी उपागम है ना, कुछ और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट और है कुछ। परिस्थितिकीय परिस्थितिकीय उपागम देने वाले का नाम फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। चलिए, इतने उपागम आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ उपागम ऐसे आए जिनको एक ने नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है उनका समर्थन किया है। ठीक है, जिसमें से नवशास्त्रीय उपागम कह सकते हैं आप और आधुनिक उपागम, दो उपागम और आपके ऐसे हैं जिसका बहुत सारे व्यक्तियों ने समर्थन किया है। तो उपागम एक ही है लेकिन समर्थन करने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलके इनको बनाया, तो बहुत सारे लोगों का समर्थन इनको मिलके एक साथ है। इसमें से एक है नवशास्त्रीय उपागम। ठीक है, अब नवशास्त्रीय उपागम के जो समर्थन करता है
उनके नाम लिख सकते हैं आप, किस किस ने इस विचारों का अध्ययन किया या समर्थन किया है। तो पहला व्यक्ति रहे मेरी पार्कर, मेरी पार्कर फॉले, मैं नाम ही लिख रहा हूं सीधे, जो जिसने इसका समर्थन किया है। अगले व्यक्ति इसके समर्थन करता थे एल्टन मेयो, एल्टन मेयो ने भी इसका समर्थन किया है। अगले व्यक्ति थे रोथलिस, रोथलिस बर्जर, ठीक है। मैस्लो, ये व्यक्तियों के नाम हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी प्रमुख प्रमुख मैंने आपको लिखा दिए जिनके एग्जाम में नाम आते रहते हैं। अगला और अंतिम उपागम लिखेगा आधुनिक उपागम, आधुनिक उपागम लास्ट है ये आपका। इसके जो आप कह सकते हैं समर्थन करता थे वो थे पहला हर्बर्ट साइमन, समर्थन करने वाले हैं बहुत सारे लोग, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, हम इनके नाम कुछ कुछ के लिख चुके हैं पहले से। चेस्टर बर्नार्ड, सॉरी सही लिखिएगा, बर्नार्ड, बर्नार्ड फ्रेड रिंग्स, अभी लिखा था इनका नाम हमने, ठीक है। आदि बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। चलिए, तो ये कुछ हमने उपागम लिखे जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं और जिन पर क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। किसने कौन सा उपागम या सिद्धांत दिया है उसके ऊपर है। आपके संगठन के सॉरी प्रबंधन के सभी कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नेतृत्व, उन सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं वो संगठन ही है, इसीलिए मैं संगठन की डिटेल में इतना जा रहा हूँ। बाकियों से भी प्रश्न आए हैं लेकिन इतना डीप से जाके नहीं आए जितना ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्स में इसको बहुत टारगेट किया गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांतों को और उसको परिचय आपको करा रहा हूँ क्योंकि इसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। संगठन अपने आप में बहुत बड़ा है ना, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से ज्यादा आए हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहा है, बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज के सेशन को फिर हम यहीं फिनिश करते हैं, हम कल मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे और आई थिंक अगले लेक्चर में हमारा संगठन फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट या व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।